नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा जो टॉपिक होने वाला है हमारा नए सिलेबस पर आधारित है और जितने भी क्वेश्चन है अपने सब लेटेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद जो आपका पत्र लेखन है, कुमाऊनी गढ़वाली शब्द है, हमारी वर्णमाला है और हिंदी साहित्य, इस पर विशेष फोकस किया गया है। ठीक है, तो लास्ट तक जुड़े रहो। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारा पत्र लेखन से क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कार्यालय पत्र का भेद नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कौन सा हमारा कार्यालय पत्र का भेद नहीं है या कार्यालय पत्र का अंग नहीं है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दिया गया है अधिसूचना। तो अधिसूचना तो नोटिफिकेशन होता है, ये तो कार्यालय पत्र का एक भेद होता है। नेक्स्ट होता है आवेदन, जो अप्लाई करने के लिए होता है। और नेक्स्ट दिया गया है स्मरण पत्र, ये हमारा कार्यालय पत्र का अंग नहीं होता, क्योंकि ये तो आपका याद दिलाने के लिए आता है, जो हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, स्मरण या अनुस्मरण पत्र, याद दिलाने के लिए जो पत्र आता है उसे क्या कहते हैं, स्मरण पत्र कहते हैं। अगला दिया गया परिपत्र, जिसे सर्कुलर पत्र भी कहते हैं, तो ये भी कार्यालय पत्र का अंग है या भेद है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कार्यालय पत्र का भेद नहीं है, कौन सा है, स्मरण पत्र। ये तो याद दिलाने के लिए आता है, जब एक पत्र भेजा गया हो और उसका सही से या उसका रिप्लाई नहीं आया तो तब दोबारा में जो पत्र जारी किया जाता है वो होता हमारा रिमाइंडर पत्र या स्मरण पत्र। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा और ये भी हमारा पत्र लेखन सही है। क्या पूछा गया है इसमें, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में, जो व्यवसाय और प्रशासन क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है, बताइए। व्यवसाय संबंधी और प्रशासन संबंधी के क्षेत्र में जो पत्र लेखन है वो हमारा मेन क्या कार्य करता है। पहले दिया गया है कुशल मंगल पूछने के लिए, कुशल मंगल पूछने के लिए नहीं आता है। कुशल मंगल पूछने के लिए तो हमारा अनौपचारिक पत्र होता है। दूसरा दिया गया है शिष्टाचार, ये भी हमारा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। आमंत्रण ये भी नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा स्थायी प्रलेख का। तो व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का क्या कार्य होता है, तो बताना स्थायी प्रलेख का कार्य होता है। जो भी क्वेश्चन है हमारे सब लेटेस्ट हैं। शुरू करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा और ये पूछा गया है हमारा लोकोक्ति से। क्या दिया गया है इसमें, सूखी गाड़ कै मछुई, अर्थात सूखी गाड़ क्या होती है, गाड़ क्या होती है, तो छोटी नदी होती है। गाड़ क्या होती है, जो हमारी छोटी छोटी नदी होती है उसे क्या कहते हैं, गाड़ कहते हैं। तो जो क्वेश्चन का इसका हमारा सेंस बना, इसमें जो बना पूरा अर्थ इसका, सूखी गाड़ का मछुई अर्थात सूखी नदी की मछली। क्या सूखी नदी में मछली जिंदा रह सकती है, तो ये बेतर्क की बात है, अर्थात असंभव बात। सूखी गाड़ क्या मछुई अर्थात सूखी गाड़ मतलब छोटी जो नदी है वो सूख चुकी है, उसकी मछली की बात होगी। तो क्या हो जाएगा, असंभव बात या असंभव कार्य। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा कारक से क्वेश्चन पूछा गया है और क्या दिया गया है, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। कौन से ऑप्शन में हमारा कर्ता कारक नहीं होगा। कारक क्या होते हैं हमारे, तो पहले तो याद रखना ऐसे शब्द जो हमारे संज्ञा और सर्वनाम को, संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ये हमारे कारक की परिभाषा है। कारक के भेद पूछे जाए, कारक के कितने भेद होते हैं, तो बताना कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं, तो बताना सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं। जो लास्ट कारक होता है हमारा संबोधन कारक, उसे हम सर्वनाम में काउंट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए समास में कारक के कितने भेद होते हैं, तो समास में कारक के 6 भेद होते हैं। और कारक जो होते हैं हमारे अविकारी होते हैं, अविकारी होते हैं।
जबकि अन्य नाम क्या होता है इनका, परसर्ग भी बोलते हैं। जो कारक के चिन्ह होते हैं उसे विभक्ति बोलते हैं। कारक को परसर्ग बोलते हैं और कारक के चिन्ह को विभक्ति बोलते हैं। तो ये कारक के अन्य नाम भी है। कारक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना। अब क्वेश्चन पूछा गया है कर्ता कारक नहीं है, किसमें हमारा कर्ता कारक नहीं है। पहला दिया गया है हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे या देखा, तो ये हमारा कर्ता कारक है। उसके बाद गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, या गरीब को होता तो भी चल जाता, ठीक है, शुद्ध को ही होगा। गरीब को नियमित वस्त्र दान करो, और दान करने की बात किसमें होती है, संप्रदान कारक में होती है। जब कोई चीज सदा के लिए दे दी जाती है तो कौन सा कारक होता है, जैसे दान करना, दान तो सदा के लिए किया जाता है। तो जब कभी भी कोई बात सदा के लिए कर दी जाती है तो कौन सा कारक होता है हमारा, ये होता है संप्रदान कारक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। इसमें हमारा कर्ता कारक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो दिया गया, मोहन ने सांप को लाठी से मारा, ये भी सही है। सीता की कलम मेज पर है। अब देखो यहाँ पर मेज पर है, सही, लेकिन किसकी, सीता की कलम है, सही। तो सीता से संबंधित तो कर्ता की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हो गया कंप्लीट कर्ता कारक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बताइए किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है, किस क्रम में हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होने वाली है। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जब हम किसी दूसरे से कार्य करवाते हैं तो इसी क्रिया के माध्यम से करवाते हैं। उससे पहले जो आपको याद रखना है क्रिया के बारे में, क्रिया का जो मूल रूप होता है, तो क्या होता है, क्रिया का मूल रूप होता है धातु। धातु के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं। पहला कौन सा होता है, यौगिक धातु, और दूसरी होती है मौलिक धातु। ठीक, ये बेसिक जानकारी है क्रिया के बारे में, आपको याद रखना है कि क्रिया का मूल रूप पूछा जाता है धातु, और धातु के कितने भेद होते हैं, यौगिक और दूसरा मौलिक, सही है। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जब हम स्वयं कार्य न कर किसी अन्य से करवाते हैं। पहला, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलवाया। अब सुरेश ने सूरज को बुलवाया, तो सुरेश ने किसी से तो कहा होगा, कुछ तो होगा जिससे सुरेश ने कहा होगा कि आप उन्हें बुला दो, सही है। तो जब कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी अन्य से करवाए तो कौन सी क्रिया होती है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हमारी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है बड़माला से। बड़माला से भी आपको याद रखना है, 100% क्वेश्चन आते हैं और आपको याद भी रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस क्रम में पच स्वर है, बताइए। पहले तो आपको ये याद रखना है जो क्वेश्चन पूछा गया है किस आधार पर पूछा गया है। स्वरों के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन बनता है उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। अगर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए, बताना 10। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए स्वरों की संख्या, किसी आधार पर नहीं पूछी है, सिर्फ सिंपल पूछा स्वरों की संख्या, तो बताना कितनी होती है, 11 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा जाता है लेखन के आधार पर। पूछा जाए लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 13। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए 14वां स्वर क्या होता है, तो बताना जो ऑक्सीजन वाला अ होता है हमारा, ये 14वां स्वर है। इसी स्वर को क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं, क्योंकि ये विदेश से आया है। और कहां से आया है, अंग्रेजी भाषा के ओ शब्द से लिया गया है। जैसा आपने देखा होगा, लिख देते हैं जो डॉक्टर और कॉलेज के साथ जो शब्द आता है, ये यही वाला हमारा 14वां स्वर आता है। आज भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम अपने जो हमारी वर्णमाला है, ठीक है, 52, अब तो 53 हो गई है, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें काउंट हमेशा नहीं करते, लेकिन हाँ इसे 14वां स्वर माना गया है। आगत स्वर भी यही आता है। कहां से लिया था हमने, अंग्रेजी के ओ शब्द से इसे लिया था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्वरों के बारे में और याद रखना, मात्रा जो होती है हमेशा, जो मात्रा होती है सिर्फ किसकी होती है, मात्रा हमेशा स्वरों की होती है, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती है। क्लियर है, इतनी चीज याद रखना। जो हमारे स्वर होते हैं क्या होते हैं, सभी सघोष होते हैं,
और सभी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक, इतनी जानकारी हो गई। अब बात कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था पक्ष स्वर के बारे में। तो जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा, पूछा गया जीव के आधार पर। क्वेश्चन पूछा है जीव के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो बताना जीव के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला होता हमारा अग्र स्वर, जो जीव के अगले वाले हिस्से से बोले जाते हैं। दूसरा होता है मध्य स्वर, जो जीव के मध्य भाग में आते हैं। और उसके बाद पक्ष स्वर, ठीक है, जो सबसे पिछले हिस्से के अंतर्गत आते हैं। यही से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से हमारे पक्ष स्वर है। अग्र स्वर में आपको याद रखना है छोटी ई आती है, बड़ी ई, उसके बाद ए और ए और हमारा री आ जाएगा। ये पांचों आते हैं हमारे अग्र स्वर में। मध्य में आता है सिर्फ एक ए। बचे हुए सब आ जाते हैं हमारे पक्ष में, जैसे आ जाएगा, छोटा ऊ, उसके बाद नेक्स्ट छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। क्लियर है। अब देख लेते हैं जो भी हमारा पक्ष स्वर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं ई, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है ये हमारा अग्र स्वर है। ऊ क्या है हमारा, पक्ष स्वर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जो दोनों ए दिए गए हैं ये क्या है, ये दोनों अग्र स्वर है। ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, किस आधार से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये स्वरों के बारे में था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक चीज और याद रखना है स्वरों के बारे में, कि स्वरों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो स्वरों को संस्कृत में क्या बोला जाता है, बताना, अच्छ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अच्छ बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी एक ही क्वेश्चन के साथ करते हुए। चलो, कुछ बाहर नहीं जाने वाला। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा अलंकार से, और क्वेश्चन पूछा गया है क्या, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। जो पंक्ति दी गई है इसमें हमारा अलंकार पहचानना है, कौन सा हमारा अलंकार है। तो क्या बोल दिया गया है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। आप इस शब्द से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अगर आपको पता होगा। और दूसरी बात जो मैंने आपसे बताया कि अलंकार आपको छोड़ के नहीं आनी है, अलंकार को करके ही आना है। बात कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, इसमें तो हमारे वर्णों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो। पुनरुक्ति, जिसमें द्वारा उक्ति की जाए। श्लेष अलंकार, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, और उसमें एक शब्द एक बार आता है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। ये हमारा श्लेष अलंकार की परिभाषा है। श्लेष अलंकार के अगर भेद पूछा जाए कितने होते हैं, तो बताना श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सैभंग और दूसरा हमारा अभंग। दोनों है, याद रखना। क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के बारे में जो आपको याद रखना है, देखिए उपमा अलंकार के बारे में, उपमा अलंकार के बारे में, इसके बारे में अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं। पूछा जाता है उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं। अगर उपमा अलंकार के भेद से क्वेश्चन पूछा जाए तो बताना 3 होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है पूर्ण उपमा, दूसरा होता है लुप्त उपमा, और तीसरा होता है मालो उपमा। तो ये क्या है, पूर्ण, लुप्त और मालो, ये बताना, ये उपमा अलंकार के भेद है। एक और क्वेश्चन बनता है उपमा अलंकार से, पूछा जाता है उपमा अलंकार के अंग बता दो, अंग कितने होते हैं। यदि क्वेश्चन अंग से पूछा जाए तो बताना सर 4 होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भेद अलग है और अंग अलग है। अंग कितने हैं, 4। पहला कौन सा होता है, उपमेय। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। दूसरा क्या होता है, उपमान। उपमान, जिससे तुलना की जाए। 2 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्या होता है हमारा, साधारण धर्म होता है। साधारण धर्म होता है। क्लियर है। उसके बाद जो दोनों में शामिल होता है वो साधारण धर्म, अन्य होते हैं वाचक चिन्ह। वाचक और चिन्ह होते हैं, और यही वाचक चिन्ह होते हैं जो हमें उपमेय अलंकार की पहचान में मदद करते हैं। वाचक चिन्ह में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं हमारे, जैसे देखो क्वेश्चन में भी सा ही दिया गया है, सा, सी, सा, सी, उसके बाद से। नेक्स्ट शब्द आएगा आपका जैसा। एक और आता है सरिस, ठीक है, पीपल, पात, सरिस, मंडोला। ये शब्द आपको कहीं मिल जाए, सा, सी, से, जैसा और सरिस। ये कहाँ आते हैं, हमारे उपमा अलंकार में आते हैं। तो उपमा अलंकार के बारे में जो आपको याद रखना है कि भेद अलग है
और अंग अलग है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक एक चीज कंप्लीट करते हुए चलते हैं। अगला आया हमारा एक और लोकोक्ति आ गई है। क्या दिया गया है लोकोक्ति में? कख उठी, उसके बाद कख फूटी। लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होने वाला है बताइए। कख उठी और कख फूटी का अर्थ है किसी और का गुस्सा किसी और पर उतारना। कख उठी कख फूटी, किसी और का गुस्सा किसी और पर उतार देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी लोकोक्ति थी। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। लोकोक्ति की अब तक कंप्लीट हमारी वीडियो आ चुकी है 9। ठीक है, कितनी? 9 वीडियो। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और जो भी हमारी कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति है और शब्द सब आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। और बहुत जल्दी आपको पत्र लेखन और हिंदी साहित्य की मैराथन क्लास आने वाली है। ठीक है, पत्र लेखन भी जा सकते हो आप। पत्र लेखन की आपको सेपरेट क्लास मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है काल से निम्नलिखित वाक्य में कौन सा संदिग्ध भूतकाल का हमारा उदाहरण है बताइए। कौन सा दिया गया हमारा जो संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? क्वेश्चन पूछा गया है हमसे संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण बताइए। पहला, मैंने सामान वहीं रखा था। मैंने वहीं सामान रखा था। मैंने सामान वहीं रखा था। उसके बाद नेक्स्ट, मैंने वहीं सामान रखा होगा। ये बात है डाउट वाली और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा संदिग्ध भूतकाल है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक है, काल वाला टॉपिक मैं आपको बता दूं पहले हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन अब जो सिलेबस आया है उसके आधार पर काल है। आप सिलेबस के माध्यम से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आया हमारा और पूछा गया है विराम चिन्ह से। और क्या दिया गया है? जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा, मतलब पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय का प्रयोग किया जाता है या कम समय के लिए रुका जाता है, वहां पर हमारा कौन सा विराम चिन्ह आता है बताइए। विराम चिन्ह से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, हमारे एग्जाम में भी आते रहते हैं। सही है, बताइए। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम का प्रयोग किया जाता है वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह के बारे में पहले तो चिन्ह याद रखना किस तरह से लिखा जाता है। शुद्ध ये चिन्ह लिखा हुआ है। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव। ठहराव, ठहराव क्या होता है? जब हम सांस लेते समय रुक जाते हैं क्षण भर के, वही हमारा ठहराव होता है। उसके बाद नेक्स्ट, जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं इन्हें हमने कहां से लिया है? तो अंग्रेजी से लिया है। कौन सी भाषा से लिया है? अंग्रेजी से। परंतु एक विराम चिन्ह होता है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह आपको याद रखना, ये जो पूर्ण विराम चिन्ह है इसका प्रयोग हम अंग्रेजी में नहीं करते हैं। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, विराम चिन्ह की परिभाषा देने वाले व्यक्ति। विराम चिन्ह की परिभाषा देने वाले व्यक्ति का नाम क्या नाम है उनका? कामताजी प्रसाद। कामताजी प्रसाद है। विराम चिन्ह की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? कामताजी प्रसाद द्वारा। पूर्ण विराम जो दिया गया है आपको याद रखना कि पूर्ण विराम ऐसा विराम चिन्ह है हमारा जिसका प्रयोग हम अंग्रेजी में नहीं करते। इसी के जैसे और आपको याद रखना एक शब्द होता है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, जो हमारा योजक चिन्ह होता है आपने देखा होगा कुछ इस तरह से लगा होता है, निर्देशक से छोटा, थोड़ा छोटा होता है। इस योजक चिन्ह का प्रयोग हम अपना संस्कृत में नहीं करते। ठीक है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग संस्कृत में नहीं करते। पूर्ण विराम का प्रयोग हम अपना अंग्रेजी में नहीं करते। और जो हमारा टिप्पणी सूचक होता है बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। टिप्पणी सूचक, अब टिप्पणी सूचक कैसा होता है? जो टिप्पणी करने में प्रयोग किया जाता है, जैसे स्टार बना दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट और प्लस। ये जो टिप्पणी सूचक है हमारा, इस टिप्पणी सूचक का प्रयोग हम अपना हिंदी भाषा में नहीं करते। अब देखो 3 विराम चिन्हों से क्वेश्चन बनेंगे। किस विराम चिन्ह का प्रयोग हिंदी में नहीं होता? तो बताना टिप्पणी सूचक। किस विराम चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी में नहीं होता? तो योजक का।
किस विराम चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी में नहीं होता? तो पूर्ण विराम का। जबकि विराम चिन्हों की संख्या पूछी जाए कितनी होती है तो बताना इनकी संख्या 20 होती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है। देखो, अगर क्वेश्चन पूछा गया पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना है तो हो जाएगा हमारा अर्धविराम। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। जो अर्धविराम होते हैं वो पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़े कम होते हैं। जैसे पूर्ण विराम तो आपका इस तरह से हो जाता है, जबकि अर्धविराम हमारा इस तरह से लगा हुआ होता है। तो दोनों चिन्ह हो गए, अर्धविराम पूर्ण विराम। अब बात कर लेते हैं, देखो अगर क्वेश्चन होता पूर्ण विराम के स्थान पर अर्धविराम, जहां अर्धविराम से भी थोड़ा कम समय लगे, यदि अर्धविराम से भी थोड़ा कम समय लगे तो वो हो जाएगा अल्प विराम। अल्प विराम तीनों को आपको याद रखना, आप यहां समझ सकते हो। ये हमारा पूर्ण विराम है, इससे थोड़ा कम समय लगा तो हमारा अर्धविराम हो जाएगा, इससे भी कम समय तो अल्प विराम हो जाएगा। तीनों से क्वेश्चन बनते हैं और ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं। सही है, आपको करते हुए चलना है, रटना नहीं है। समझो कि पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम। वो विराम चिन्हों का राजा किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए विराम चिन्हों का राजा तो बताना विराम चिन्हों का राजा वो लगा है अल्प विराम। ऑप्शन नंबर ठीक है बी हो जाएगा, अल्प विराम राजा। जबकि आंसर क्या होने वाला है? पूर्ण विराम की अपेक्षा कम तो अर्धविराम। क्लियर है चीजें? ये विराम चिन्हों के बारे में जानकारी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, वाक्य शुद्धि में भी विराम चिन्ह हमारे काम करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है जब वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन बनते हैं उसमें विराम चिन्ह गलत लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग, अब देखो नहीं लिखा है इधर, और ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन पूरा ही पढ़ना आपको, अगर आप कर रहे हो ईमानदारी के साथ, जुड़े हो आप हमसे, तो बिल्कुल व्यवस्था के साथ करते हुए चलो। और क्वेश्चन को, पहला कार्य है क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, पहला काम होगा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना ईमानदारी के साथ। यदि आप इस आधार से एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ रहे हो, तो ये फिक्स है कि आप 2 से 3 नंबर प्लस कर ही आओगे। और अगर आप जल्दबाजी करोगे तो ये भी फिक्स है आप 2 से 3 क्वेश्चन गलत कर पाओगे, जिसका बाद में पछतावा होता है। देखिए क्या पूछा गया है, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, क्रिया विशेषण से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं बताना? 4 भेद होते हैं, बहुत आसान है चारों। ठीक है, पहला कौन सा होता है? रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा होता है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है? लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। पहले, वह कपड़े साफ धोती है, वह धीरे धीरे पढ़ती है, आम मीठा है, और उसके बाद समोसे ताजे बने हैं। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया हमारा सी, आम मीठे है, इसमें हमारे विशेषण जो क्रिया विशेषण है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। सिर्फ आम अर्थात विशेष्य, और उसके बाद मीठा मतलब विशेषण, इन्हीं दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में हमारा विशेष्य और विशेषण का प्रयोग है, यहाँ कहीं भी क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य में जैसे धीरे धीरे, साफ और तेज, सब हमारे क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे, तेज, ये क्या है हमारे क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन पूछा गया और क्या दिया गया है इसमें? निम्न में कौन सा शब्द स्वर के वर्गीकरण में नहीं आता है, स्वरों का वर्गीकरण नहीं करता है? अब देखो, मैं आपसे पहले से कहता हूं आया हूं कि इस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। नए नए तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, लेकिन हाँ रिपीट वहीं से होंगे, कहीं और से नहीं आने वाले। पहले तो याद रखना कि स्वरों का जो वर्गीकरण है उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से होता है। ठीक है, कितने प्रकार से? 6 से होता है। पहला क्या होता है हमारा? कंठ। दूसरा तालु। नेक्स्ट मूर्धा। नेक्स्ट होता है ओष्ठ। ओष्ठ के बाद कंठ ओष्ठ, अर्थात दोनों जुड़ गए, कंठ और ओष्ठ मतलब संयुक्त हो गए। और उसके बाद कंठ तालु, यहां पर भी ये संयुक्त हो गए। तो इन 6 प्रकार से हमारे स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है।
और स्वर जो होते हैं हमारे ह्रस्व भी होते हैं, प्लुत स्वर भी होते हैं और संयुक्त स्वर भी होते हैं। तो कौन से नहीं होते? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। द्वित्व नहीं होते अर्थात स्वर कभी भी दो एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, यदि आप इस तरह से आम लिखते हो और आप इसका आम का भी बड़ विच्छेद करोगे तो आप इसे ए को इस तरह से नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये नहीं टूटा जाएगा। तो ये कभी भी स्वरों को नहीं तोड़ा जाता, जिस फॉर्मेट में होते हैं उसी में ही हमारे आ जाएंगे। तो ये जो आम टूटा हुआ, इस आधार से कहने का मतलब स्वर कभी भी द्वित्व नहीं हो सकते, द्वित्व हमेरा व्यंजन होते हैं। क्लियर है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। स्वर का वर्गीकरण और उच्चारण भी आए तो उच्चारण पूछा जाता तो हमारा 6 आधार हो जाते हैं। देखो, ना ही तो स्वर द्वित्व होते हैं और ना ही स्वर हमारे दंत होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे दंत हो जाता तो दंत भी हमारा आंसर होता, क्योंकि देखो किसी भी आधार पे कंठ होते हैं, तालु होते हैं, मूर्धा होते हैं, ओष्ठ होते हैं, कंठोष्ठ है, कंठ तालु, दंत नहीं होते। ना ही तो स्वर दंत होते और ना ही स्वर हमारे द्वित्व होते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन हमारा द्वित्व से पूछा है, दंत से भी पूछा जा सकता है। अगर आपको पता है, आप किसी भी आधार पर क्वेश्चन को छांट सकते हो। नेक्स्ट बताइए, किसकी परिभाषा पूछी गई है? क्या दिया गया है? जिस शब्द में क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? समय की बात हो रही है। समय, काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय, जो हमारे टेंस होते हैं। ठीक है, समय जो हमारे काल होते हैं, बीता हुआ समय, जो हमारा भूतकाल है, जो चल रहा है वर्तमान, और जो आने वाला है भविष्य। ठीक है, तो याद रखना, जिस शब्द से क्रिया के होने या समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा, क्या दिया गया है? इत्र के भीतर सुगंध है में किस तरह की अशुद्धि है? बताइए। इत्र के भीतर सुगंध है में किस तरह की अशुद्धि है? तो देखो, इत्र के भीतर नहीं होता, इत्र में होता है। और में और पर किस में आते हैं? हमारे कारक में आते हैं। और कारक भी कौन सा? हमारा अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आप ये देख सकते हो, इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कभी कभी सर्वनाम की अशुद्धि दे देता है, कभी कारक की देता है। ठीक है, ये आधार होते हैं गलत करने के। तो याद रखना, इत्र में होगा ना कि इत्र के भीतर होगा। तो अधिकरण हो जाएगा, में पर वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नया क्वेश्चन है और क्या दिया गया है हमारा? अनेकार्थी शब्दों से क्वेश्चन है। अनेकार्थी शब्द एवं उनके द्वारा धारित अर्थों की दृष्टि से कौन सा विकल्प हमारा असंगत है? मतलब कौन सा हमारा गलत होने वाला है? कहने का मतलब, जलज के समानार्थी, तत्व के समानार्थी और जीवन के समानार्थी और जाल के समानार्थी। बताइए, देखो किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन पूछा है। जलज होता है, ये सभी को पता है, ये कमल का होता है, लेकिन ये भी पता होगा मोती का, लेकिन आगे के फंस जाएंगे। तत्व बताइए। इस आधार से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया अनेकार्थी शब्द से है। तो जलज के सब होते हैं, याद रखना, कमल भी होता है, मोती भी होता है, मछली होता है, चंद्रमा होता है, ठीक है, सेवार होता है और शंख भी होता है। जबकि तत्व के सत्य, सार, धर्म, परिमाण, उद्देश्य और उसके बाद सूक्ष्म ज्ञान सब होते हैं। जीवन का भी प्राण होते हैं, आजीविका, जल, पुत्र और गंगा। जो ऑप्शन डी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो जाल होता है, रस्सी होता है, बनावट होता है, ठीक है, प्राकृतिक होता है, स्वभाव नहीं होता और ना ही आदत होता है। ये दोनों गलत है। किस आधार से क्वेश्चन पूछा गया था? ठीक है, नेक्स्ट उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया और क्या दिया गया है? निर्निमेष शब्द में किस भाषा का उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा और क्या पूछा? किस भाषा का हमारा उपसर्ग है? निर्निमेष शब्द में कौन सा हमारा उपसर्ग होने वाला है? बताइए। पिछली क्लास में भी उपसर्ग से क्वेश्चन थे। उपसर्ग के बारे में जो आपको याद रखना है, हमारे ये अभिकारी होते हैं। क्या होते हैं? सभी अभिकारी होते हैं। जितने भी उपसर्ग हैं सब हमारे अभिकारी होते हैं और शब्द का अंश होते हैं। शब्द का अंश होते हैं, ठीक है, शब्दांश बोलते हैं उपसर्ग को। उपसर्ग के भेद पूछे जाए तो बताना, 3 होते हैं।
पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग के अंतर्गत ही अरबी और फारसी आ जाते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं बताना, 22। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 और उर्दू में 19 होती है। क्लियर है, याद रखना। संस्कृत में जितने भी हमारे उपसर्ग होते हैं सब पर हलंत लगा हुआ होता है, जैसे प्र शब्द पर, ठीक है। नेक्स्ट निर शब्द पर, निस शब्द पर, कहीं भी आपको अगर लगा मिल जाए अभी। नेक्स्ट अति, ये शब्द हमारे क्या है, संस्कृत के। उसके बाद हिंदी के जो शुद्ध रूप में आते हैं, जैसे छोटे छोटे शब्द आएंगे, ए शब्द आता है, नी, दू, सु, ठीक है, कु, ये सब हमारे हिंदी के होते हैं। जबकि जो हमारे उर्दू के होते हैं, जैसे गैर, दर, ना, नर, ना होता है, और उसके बाद सर, सरताज वाला, ठीक है। तो ये हमारे कुछ उपसर्ग हैं, आपको याद रखना। अब बात कर लेते हैं निर, नी में। इसमें पहले तो याद रखना इसमें निर है, उपसर्ग क्या है, निर। और निर किस बात का है हमारा, कौन सी भाषा का है, तो संस्कृत का हो जाएगा, क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। और हलंत लगे हुए सब क्या होते हैं, संस्कृत के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विलोम शब्द बताना है, कौन सा हमारा शुद्ध रूप में है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और अभी हमारे पिछले पेपर में इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आया था कि 4 में से एक चेक करना था। देखो पहले दिया गया हिंसा, प्रतिहिंसा, हास, परिहास, मान, सम्मान, वादी, प्रतिवादी। हास का जो दिया गया अहिंसा, इस हिंसा दिया गया, इसका हो जाएगा अहिंसा, हिंसा अहिंसा। हास का हो जाता है रुदन। उसके बाद मान का होता है अपमान, ठीक। तो ये शब्द हमारे तीनों ऊपर वाले गलत हो गए। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, वादी का प्रतिवादी होता है। अन्य भी याद रखना, जैसे हिंसा, अहिंसा, हास का रुदन, मान का अपमान और वादी का प्रतिवादी, चारों आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आपको, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी हमारी शुद्ध होने वाली है, बताइए। वर्तनी का कौन सा रूप है हमारा जो शुद्ध होने वाला है। पहला दिया गया हमारा देहिक। देहिक हमारा अशुद्ध रूप में लिखा गया है। शुद्ध रूप कैसा आ जाएगा, देहिक होता है, डबल मात्रा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में देहिक कैसे लिखा जाता है, वैभव में वैभव पर 2 मात्रा हो जाएंगी, ठीक है। वैभव। उसके बाद नेक्स्ट व्यंग। व्यंग होता है कटास, और कैसे लिखते हैं, शुद्ध व्यंग्य, इस तरह से होता है शुद्ध। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि आपको देहिक, वैभव और व्यंग शब्द भी याद रखने हैं, ठीक है। जो भी अपने चारों को देखो, देहिक, वैभव और व्यंग। विदुषी इसमें शुद्ध रूप में लिखा हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हमारा वाक्य शुद्धि से, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है, बताइए। कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध होने वाला है। यह मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना, मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना, नहीं मिले तो सूचित करना होना था। ऑप्शन नंबर ए तो अशुद्ध हो जाएगा। अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हो। अपनी टीम के पराजित होने पर, टीम भी अपनी है, ठीक है, उसकी टीम नहीं है, सही है। अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ, यही हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप प्रदान करता है। और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें शुद्ध रूप प्रदान करना था। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे जो दिया गया है, अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा। जब कहने लगा तो चुपचाप ही क्या होगा, तो चुपचाप गलत हो जाएगा। मेरे मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा बना हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। और पूछा गया है गंगा का पर्यायवाची शब्द बताना है, बताइए कौन सा शब्द है हमारा जो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, बताइए।
कौन सा रूप होने वाला है जो हमारा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो गंगा के पर्यायवाची शब्द आपको याद रखने, कई बार अपने रिपीट होते रहते हैं गंगा के पर्यायवाची। देखो जो दिया गया है, मंदाकिनी होता है, भागीरथी भी होता है, सुर सरिता नहीं होता है, सॉरी सुर सरिता भी होता है, कालिंदी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते गंगा के अन्य पर्यायवाची, जैसे भागीरथी अन्य में आ जाएगा जाह्नवी, क्या हो जाएगा? जाह्नवी भी होता है। नेक्स्ट देव पगा, क्योंकि देवों की नदी है तो देव पगा हो जाएगा। त्रिपथगा, त्रिपथ और गा, ये किसका है? गंगा का ही आ जाएगा। उसके बाद सुर धुनी, सुर धुनी, सुर अर्थात देवता। नेक्स्ट आ जाएगा सुर सरिता, सुर सरिता मतलब सुर मतलब देवताओं की नदी, देव धुनी, ठीक है। ध्रुव नंदा भी आ जाएगा, अमृत तरंगिनी, ये सब किसके पर्यायवाची है? देव पगा, सब हमारे गंगा के पर्यायवाची है। तो कौन सा नहीं है? कालिंदी नहीं है। ये आपको बताना कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है इसका आंसर। जो कालिंदी है ये हमारा किसका पर्यायवाची होने वाला है? पर्यायवाची याद होंगे हिंदी आसान हो जाएगी, पर्यायवाची याद नहीं होंगे हिंदी हमारी टफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बताना है क्या पूछा गया है? लकड़ी का रावण किसकी महत्वपूर्ण रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मनु भंडारी जी की? बताइए किसकी रचना है लकड़ी का रावण? ये जो रचना होने वाली है आपको याद रखना गजानन माधव मुक्तिबोध की है। इनके बारे में अन्य फैक्ट जो आपको याद रखने हैं कि इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। अब बात कर लेते जन्म कब हुआ था? 1917 में इनका जन्म हुआ था, जबकि मृत्यु 1964 में होती है। जन्म मृत्यु दोनों याद रखना, और संबंध कहां से? मध्य प्रदेश से। कुछ महत्वपूर्ण रचना जो हमारे एग्जाम में आती है, जैसे एक तो ये दी गई है लकड़ी का रावण, अन्य आती है चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। नेक्स्ट भूल गलती, मैं उसका होता, मैं उसका होता, मृत्यु और कभी, बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो हमारे एग्जाम में रिपीट हुई है, वो सब रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट विचार आते हैं, विचार आते हैं, मेरे लोग। नेक्स्ट शून्य इनकी महत्वपूर्ण रचना है, पूछी भी गई है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अंधेरे में, अंधेरे में पक्षी और दीमक, पक्षी और दीमक। नेक्स्ट कला और तीसरा बाण, कला और तीसरा बाण, ठीक है। ये सब इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। रचनाएं हैं, एक इनकी पत्रिका भी पूछी जाती है। अगर पूछी जाए पत्रिका कौन सी है तो बताना नया खून, नया खून इनकी पत्रिका है। जबकि अन्य जो है सब अपनी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चांद का मुंह टेढ़ा कई बार पूछी गई है, और जो ऑप्शन में पूछी गई थी हमारे क्वेश्चन में लकड़ी का रावण, ये भी कई बार पूछी गई है, आपको याद रखना है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा साहित्य से था। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।